कहानी की शुरुआत हरे भरे पंखीवन जंगल के पास स्थित नीलगिरी झील में चहचहा और मिट्टू अपने घोंसले में रहते थे। चहचहा ने हाल ही में 2 अंडे दिए थे। एक अंडा सामान्य था जबकि दूसरे का रंग गहरा काला था। चहचहा इस बात को लेकर चिंतित थी कि काले अंडे से क्या निकलेगा। चहचहा, मिट्टू, ये काला अंडा मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है, क्या हमें मीना से पूछना चाहिए? मिट्टू, चहचहा, मुझे विश्वास है कि ये अंडा भी स्वस्थ होगा। 2 दिन में हमारे बच्चों का जन्म हो जाएगा। चिंता मत करो। अंडे का फूटना और बच्चों का जन्म। कुछ ही दिनों में अंडों से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। पहला अंडा फूटा और उसमें से एक सुंदर सी चिड़िया निकली जिसका नाम रखा गया तितली। दूसरे काले अंडे से एक गहरे रंग का चिड़िया निकला जिसे उन्होंने गुलगुला नाम दिया। तितली, मम्मा देखो, गुलगुला कितना अलग दिखता है। चहचहा थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन मिट्टू ने उसे सांत्वना दी। तभी मीना बुलबुल वहाँ आ पहुँची। मीना, बुलबुल, चहचहा, गुलगुला का रंग अलग हो सकता है, पर प्यार और देखभाल से वो भी उतना ही मजबूत और प्यारा बनेगा। गुलगुला, मम्मा मुझे भी उड़ना सीखना है, भले ही मेरा रंग अलग हो। उड़ने की ट्रिक। मिट्टू और चहचहा ने तितली और गुलगुला को उड़ना सिखाना शुरू किया। तितली ने जल्दी ही उड़ना सीख लिया, जबकि गुलगुला को थोड़ा समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने भी उड़ना सीख लिया और दोनों बहनें जंगल में उड़कर खेलने लगीं। शरारती कौवा काली। जंगल में एक शरारती कौवा काली हमेशा पक्षियों को परेशान करता था। एक दिन उसने तितली और गुलगुला को उड़ते देखा और सोचा कि उन्हें गुमराह किया जा सकता है। काली, तुम दोनों इतनी अच्छी उड़ान भरती हो, क्यों न मेरे साथ आओ, हम मिलकर खाना चुराएंगे। गुलगुला, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। काली, तुम्हें हिम्मत नहीं है। गुलगुला, तुम डरपोक हो। परिवार की एकता। गुलगुला ने काली की बातें मानी नहीं, लेकिन उसने यह बात अपनी बहन और माता पिता को बताई। चहचहा और मिट्टू ने समझाया कि काली की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तितली ने भी गुलगुला को सांत्वना दी और उसे हमेशा खुद पर विश्वास रखने के लिए कहा। तितली, तुम्हारा रंग चाहे जो भी हो, तुम बहादुर हो। गुलगुला, समस्या का समाधान। मीना ने सबको समझाया कि हमें अपनी अलगियों को अपनाना चाहिए। गुलगुला के रंग ने उसकी क्षमता या महत्व को कम नहीं किया। मीना ने सुझाव दिया कि जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाया जाए जिसमें सभी पक्षी शामिल हों और हर कोई अपनी विशेषताओं के साथ गर्व महसूस करे। उत्सव और खुशी का माहौल। उत्सव में सभी पक्षियों ने हिस्सा लिया। गुलगुला और तितली ने साथ मिलकर उड़ान भरी और अपने परिवार और दोस्तों के साथ खूब खेला। काली ने भी अपनी गलतियों को समझा और पक्षियों के साथ दोस्ती कर ली। कहानी का अंत। गुलगुला ने यह साबित कर दिया कि असली सुंदरता दिल और आत्मा की होती है, न कि बाहरी रंग की। चहचहा और मिट्टू अपने बच्चों पर गर्व महसूस करने लगे और परिवार में खुशी और प्यार का माहौल कायम हो गया। सीख है, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी अलगियों से प्यार करना चाहिए। असली सुंदरता हमारी आत्मा, हमारे दिल में होती है और हम सभी अपने तरीके से अद्वितीय और प्यारे होते हैं। पूरे वन में केवल प्रीतम के घर एक टीवी था, इसीलिए सारे पड़ोसी पंछी प्रीतम के अच्छे दोस्त बन गए थे। वे उसकी हर बात मानते थे। एक दिन नितिल प्रीतम से बोला, जब मैं तुम्हारे घर टीवी देखना आऊंगा तो तुम्हारे लिए सैंडविच लाऊंगा। मेरे पापा आज सैंडविच लाने वाले हैं। मोहित ने भी कहा, और मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लाऊंगा क्योंकि मेरी मम्मा अब नूडल्स बेचती हैं। और पिंकी, तुम क्या लाओगी? प्रीतम ने मुस्कुराते हुए पूछा। पिंकी थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, मेरी माँ तो काम पर जाती है और वे आते समय केवल सब्जी लाती हैं। रिंकी ने तुरंत कहा, अरे प्रीतम, इसको अपने घर आने मत दो, इसकी माँ गरीब है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सकती। प्रीतम ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है पिंकी, तुम अब से मेरे घर टीवी देखना नहीं आओगी। पिंकी को टीवी देखने का बहुत शौक था। वह जल्दी से बोली, नहीं प्रीतम, मैं आज तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊंगी, मेरी मम्मा आज लाएंगी। पिंकी घर के बाहर बैठी अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी माँ आई और बोली, बेटा ऐसे क्यों बैठे हो और इतने उदास क्यों हो? पिंकी ने कहा, मम्मा मुझे 50 रुपए दे दो, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। उसकी माँ ने प्यार से कहा,
बेटा, मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं। आज सब्जी यहीं से लूंगी। तुम कोल्ड ड्रिंक कल पी लेना। पिंकी जिद पर अड़ गई। मैं रूखी रोटी खा लूंगी, पर आज कोल्ड ड्रिंक पीनी है। उसकी माँ ने मजबूरी में पैसे दे दिए। पिंकी खुशी खुशी कोल्ड ड्रिंक लेकर प्रीतम के घर पहुंच गई और कहा, लो प्रीतम, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आई हूँ। अपनी माँ तो टीवी देखना दोगे ना? प्रीतम ने पूरी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहा, बेटा ठीक है, तुम सुन सकती और इतने उदास, लेकिन ध्यान रखना कल भी कुछ लाना पड़ेगा। अगले दिन भी प्रीतम ने सब बच्चों से कहा, अब कल भी मेरे लिए कुछ लाना, तभी तुम सबको घर आने दूंगा। मेरे पास सिर्फ सब बच्चे तैयार हो गए, लेकिन पिंकी चुप रही। पिंकी, तुम नहीं आना चाहती? प्रीतम ने पूछा। अड़ गई। नहीं प्रीतम, मैं आना तो चाहती हूँ, मगर कुछ नहीं। अगर आना है तो कल मेरे लिए बर्गर लाना होगा, प्रीतम ने सख्त लहजे में कहा। घर गई और अपनी माँ से बर्गर के लिए जिद करने लगी। उसकी माँ ने प्यार से समझाया, बेटा हम गरीब हैं, बर्गर हमारे नसीब में नहीं है। सब्जी रोटी मिल जाए वही काफी है। पर पिंकी जिद पर अड़ी रही। उसकी माँ ने मजबूरी में कहा, ठीक है, मैं कल बर्गर ले आऊंगी, अब सो जाओ। अगले दिन पिंकी बर्गर लेकर प्रीतम के घर पहुंची और उसे देकर टीवी देखना लगी। प्रीतम बर्गर खाकर खुश था, लेकिन पिंकी के दिल में यह बात खटक रही थी कि दोस्ती के लिए उसे हर बार कुछ देना पड़ता है। कुछ दिनों बाद जब नदी किनारे सभी पंछी खेल रहे थे, अचानक प्रीतम नदी में गिर गया और डूबने लगा। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन नीलू और पिंकी ने कहा, हमें तैरना नहीं आता, और वहाँ से भागने लगे। पिंकी ने यह देखा और तुरंत एक रस्सी लेकर आई और प्रीतम की ओर फेंक दी। प्रीतम ने रस्सी पकड़कर खुद को बाहर खींचा। पिंकी, तुमने आज मेरी जान बचाई, प्रीतम ने कहा। तुम सच्ची दोस्त हो। इसके बाद प्रीतम ने नीलू और मोटी से कहा, अब तुम लोग मेरे घर कभी नहीं आओगे, क्योंकि तुम मुझे मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे। पिंकी की सच्ची दोस्ती ने प्रीतम का दिल जीत लिया और अब उसे टीवी देखने के लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं थी। टुनटुन गौरैया बहुत आलसी और शरारती पक्षी थी। वह कोई काम नहीं करती थी और हमेशा अपनी माँ को परेशान करती रहती थी। एक दिन टुनटुन गौरैया का मामा उनके घर आता है। माँ कहती है, टुनटुन बेटा, ये लो पैसे, जाकर कुछ मिठाई और खाने की चीजें ले आओ। टुनटुन ने चहकते हुए कहा, माँ 2 रुपए मुझे भी दोगी ना? माँ ने कहा, जाओ बेटा, 2 रुपए भी ले लो और जल्दी जाओ। टुनटुन गौरैया अपनी माँ से पैसे लेकर चल पड़ी। वह फाख्ता की दुकान से मिठाई लेती है और मिठाई लेकर घर लौटने के बजाय रास्ते में भूख से तालाब किनारे जाकर बैठ जाती है। टुनटुन सोचती है, मामा जी तो रोज मिठाई खाते हैं, आज मैं ही खा लेती हूँ। टुनटुन गौरैया सारी मिठाई खा जाती है। उधर उसकी माँ इंतजार करते हुए सोचती है, मेरी टुनटुन कभी नहीं सुधरेगी, अभी तक दुकान से नहीं आई। मामा जी कहते हैं, बहन घर में कुछ और है तो दे दो, मिठाई तो अब टुनटुन लेकर आने वाली नहीं है। टुनटुन की माँ अपने भाई के सामने शर्मिंदा होती है। उधर टुनटुन गौरैया भरपेट मिठाई खाकर तालाब किनारे सो रही थी। तभी चील ने देखा और कहा, टुनटुन तुम यहाँ सो रही हो और तुम्हारी माँ तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रही है। टुनटुन बड़बड़ाई, माँ भी ना सोने भी नहीं देती। चील ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है, तक पहुँच जाती है। माँ ने गुस्से में कहा, बेशर्म, थोड़ी शर्म करो, मामा जी के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। टुनटुन ने कहा, माँ मिठाई तो मजेदार थी, कल और ले आऊंगी मामा जी के लिए। माँ ने कहा, अब घर चलो, शाम हो गई है, सारा दिन इधर उधर भटकती रहती हो। टुनटुन की माँ उसे घर लेकर चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ बीमार हो जाती है। टुनटुन उस समय घर पर नहीं थी, वह अपने दोस्त बबलू तोता के साथ पहाड़ियों पर बैठकर बीड़ी पी रही थी। माँ ने सोचा, अगर टुनटुन घर में होती तो वह दवा ला देती। यह लव स्टोरी कहानी काल्पनिक है और आप अपने दिल पर मत ले। इसमें 2 प्रेमी और प्रेमिकाओं का
वर्णन किया गया है। सुजीत नाम का लड़का का किरदार बहुत ही प्यारा तोता निभा रहा है और काजल नाम की लड़की का किरदार बहुत ही प्यारी चांदनी चिड़िया निभा रही है। और यह लव स्टोरी शुरुआत होती है हॉट स्टार कोचिंग से। अब देरी न करके कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वह दोनों प्रतिदिन कोचिंग जाया करते थे और पढ़ने में भी काफी अच्छे थे और सर का सवालों का जवाब बहुत आसानी से दे देते थे। इसलिए वह दोनों उस कोचिंग के बहुत ही चहेते और प्यारे विद्यार्थी बन गए थे। वह दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया करते थे और ऐसा ही कुछ दिन तक चलता गया और दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन वह अपने दिल का बात नहीं बता पाते हैं। एक दिन गुरुजी प्यारी चांदनी से एक सवाल करते हैं और उस सवाल का प्यारी चांदनी नहीं दे पाती है, इसलिए गुरुजी उसे डंडे से मार देते हैं। तब प्यारा तोता को बहुत दुख होता है और यह देखकर बहुत रोता है और निर्णय करता है कि आज मैं प्यारी चांदनी को प्रपोज कर ही दूंगा। लेकिन प्यारी चांदनी का आंसू देखकर डर जाता है और अपने दिल का बात नहीं बता पाता है और रोते रोते अपने घर वापस लौट जाता है। बहुत दिन बीतता गया। प्यारा तोता और प्यारी चांदनी दोनों अपना दिल का बात नहीं बता पा रहे थे। वह दिन आ ही गया जब क्लास के दौरान बारिश आना शुरू हो जाती है और उसी दौरान सभी क्लास के विद्यार्थी निकल जाते हैं, लेकिन प्यारा तोता और प्यारी चांदनी दोनों क्लास के अंदर बच जाते हैं और एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। कैसी हो चांदनी? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है चांदनी? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और आप? मैं BSc B.Ed करना चाहता हूँ और मास्टर बनना चाहता हूँ। काफी देर बात करने के बाद भी दोनों अपने दिल का बात नहीं बता पाए और दोनों निराश होकर घर वापस लौट गए। अगले दिन प्यारा तोता अपने दोस्त को सारी बातें बताता है। देखो भाई, मैं चांदनी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और उसके बिना नहीं जी सकता हूँ। आज मैं जा रहा हूँ उसे अपने दिल का बात बताने के लिए। तुम लोग क्या कहते हो, मैं उसे बता दूँ? तब उसके दोस्त बोलते हैं लोग, नहीं नहीं भाई, तुम उसे मत बताओ। शायद वो तुम्हें नहीं पसंद करती होगी और तुम्हें रिजेक्ट कर देगी, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम कितना इंसल्ट फील करोगे? यह सब बात सुनकर प्यारा तोता डर जाता है और फिर से वह नहीं जा पाता है अपने दिल का बात बताने के लिए। प्यारी चांदनी भी ऐसा ही करती है, अपने दोस्त के पास जाती है और अपना दिल का सारी बातें बताती है। मैं तोता से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं जी सकती हूँ। तुम लोग क्या कहती हो, मैं तोता से जाकर अपना दिल का बात बोल दूँ? तब उसके दोस्त बोलने लगते हैं, नहीं नहीं नहीं, तुम उसके पास मत जाओ। वो तुम्हारे पास ऐसा जरूर प्रपोज करेगा। अगर तुम उसके पास जाती हो और अपना दिल का बात कहती हो, अगर वो इनकार कर देता है तो तुम्हारा क्या होगा? तुम कितना इंसल्ट फील करोगी? वो अपने दोस्तों को बता देगा तो उसके सामने तुम मुंह उठाकर नहीं चल सकती हो। यह सब बात चांदनी सुनकर डर जाती है और प्यारा तोता को प्रपोज नहीं कर पाती है। 2 साल बीत गए। प्यारा तोता और प्यारी चांदनी दोनों एक दूसरे से अपने दिल का बात नहीं बता पाए और वह दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते रह गए। अब समय आ गया था कि वह दोनों उस कोचिंग से जुदा लेने वाले थे और वह आखिरी दिन था एक दूसरे के सामने आकर अपने दिल का बात कहने का। हेलो दोस्तों, तो ये लव स्टोरी कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो
वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस कहानी का दूसरा पार्ट चाहिए तो नीचे जाकर कमेंट कीजिए। हम लोग जरूर कोशिश करेंगे दूसरा पार्ट लाने के लिए। तब तक के लिए लव यू। रोज रोज मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। बाय। सुंदरबन की जंगल में एक महान राजा रहता था और उनके साथ एक उनका बेटी रहती थी। राजा की बेटी का नाम टोनी चिड़िया थी। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। तो टोनी चिड़िया एक दिन बोलती है कि पिताजी मैं आज जंगल का सैर करना चाहती हूँ और साथ में सहेलियाँ भी जानी चाहती है। मैं जाऊँ पिताजी? तो राजा बोलता है जाओ बेटी, पर मैं अपने सिपाहियों को तुम्हारे साथ भेजना चाहता हूँ। और वह अपने सहेलियों के साथ जंगल में घूमने चली जाती है और उनके साथ सिपाही भी चले जाते हैं। तो उनका सहेली बोलती है टोनी, ये सिपाही तुम्हारा तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। तो टोनी बोलती है अरे तुम तो मेरे पिताजी को जानती हो ना। टोनी और उनका सहेलियों जंगल का सैर करने लगती है और पूरा जंगल का सैर करने के बाद अपने घर चली जाती है। तो राजा बोलता है अपने पत्नी से रानी जी, मैं चाहता हूँ कि टोनी का विवाह उस घर में किया जाए जिस घर का राजा बलवान और शक्तिमान और बुद्धिमान हो। तो रानी बोलती है जी आप सही बोल रहे हैं, मैं भी यही सोच रही थी। दूसरे दिन राजा साहब अपने सिपाहियों के साथ जंगल में घूमने के लिए चले जाते हैं, पर वहाँ उन्होंने वैसा घर नहीं मिला और वह वहाँ से उदास होकर चले आते हैं और अपने पत्नी से बोलते हैं अरे रानी जी, टोनी के लिए तो वैसा घर ही नहीं मिला। तो राजा साहब बोलते हैं कि क्यों न एक प्रतियोगिता करवा दिया जाए और प्रचार करवा दिया जाए, और मेरी प्रतियोगिता में जो जीतेगा वह मेरी बेटी से शादी करेगा। पर उनका पत्नी बोलती है पर स्वामी जी, योग्यता का नाम क्या होगा? नाम तो बता दीजिए। उस प्रतियोगिता का नाम राजा साहब ने शक्तिशाली धनुष रख दिया और वह बोला कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वह मेरी बेटी से शादी करेगा। और राजा अपने नौकर को जंगल में भेजकर ढोल पिटवा देते हैं और नौकर जंगल में जाकर बोलता है सुनो। राजा साहब ने अपने बेटी के शादी के लिए प्रतियोगिता रखा है। जो इस प्रतियोगिता में जीतेगा वह टोनी चिड़िया से शादी करेगा। और उस प्रतियोगिता में राजा साहब ने अपने शक्तिशाली धनुष को रखा है और जो शक्तिशाली धनुष को तोड़ेगा उनसे राजा साहब अपने बेटी का शादी कराएंगे। और उस दिन जंगल में बहुत शोर शराबा रहता है और उधर जंगल में बड़े बड़े राजा साहब इकट्ठा होते हैं और इधर टोनी चिड़िया महल में तैयार हो रही होती है। तब भी उसका सहेली बोलती है चिड़िया, देखते हैं कौन विजेता बनता है। और प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और बारी बारी से एक एक चिड़ा आते हैं और धनुष को नहीं तोड़ पाते हैं। अंतिम समय में एक राजकुमार आता है। तो अंतिम समय में एक राजकुमार आता है जो बहुत ही खूबसूरत और बलवान होता है और वह धनुष को तोड़ देता है और राजा साहब उसी चिड़ा से उसका शादी करवा देते हैं। और वह दोनों एक साथ अपना जीवन यापन करने लगते हैं। एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसके आसपास में बहुत सारा घोंसला थे। उन घोंसलों में बहुत सारा चिड़िया
अपने अपने बच्चों के साथ रहती थी। टूनी की बस एक ही परेशानी थी कि उनकी कोई बेटी नहीं थी। टूनी उस बात से बहुत परेशान थी। वह हर बार भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसकी कोई एक बच्ची हो जाए। दूसरों की मदद करने में अच्छा लगता था। अरे मेरी कब बच्ची होगी, भगवान मेरी कब सुनेंगे। टूनी, भगवान तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। एक दिन टूनी जंगल से गुजर रही थी। वह अपने मुंह में दाना रखी हुई थी, घर की तरफ जा रही थी। तभी नीचे एक कालू दादा दिखाई दिए। टूनी उसके पास जाकर रुक गई और टूनी से कहने लगी, अरे कालू दादा क्यों, क्या हुआ, आप परेशान हैं? कुछ नहीं बेटी, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझसे काम किया नहीं जाता। मैं 2 दिन से भूखा हूँ, पर मुझे किसी ने खाना नहीं दिया। टूनी चिड़िया को उस पे दया आने लगी और उसने तुरंत बोली, कोई बात नहीं दादाजी, आप ये दाना रख लीजिए, मैं दूसरा दाना घर लेकर जाऊंगी। आप ये दाना खा लीजिए। कालू दादा बहुत खुश हो जाता है और उसने दाना ले लिया। वन के सभी पक्षी अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। लेकिन अरे, यह मोती क्यों इतना उदास है? लगता है कि उसे किसी बात की चिंता सता रही है। ओह, अब याद आया, मोती तो अपने ही जंगल की सुंदर चिड़िया काव्या से प्रेम करता है। काव्या भी मोती से उतना ही प्रेम करती है और दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि काव्या के पिताजी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि मोती के पास अभी तक अपना पक्का घोंसला नहीं है। काव्या के पिताजी बहुत समझदार और कठोर पक्षी हैं। उन्होंने साफ कह दिया था कि जब तक मोती अपना पक्का घर नहीं बना लेता, वे शादी के बारे में बात नहीं करेंगे। यह सुनने के बाद भी मोती ने एक दिन साहस जुटाकर काव्या के पिताजी से विवाह की बात की। मोती उनके पास गया और कहा, स्विंगल, पिताजी, मैं काव्या से बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि जब तक मैं अपना खुद का घर नहीं बना लेता, आप इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। मैं घर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं? कंपोनेंट प्लेसमेंट। काव्या के पिताजी ने गंभीरता से मोती की ओर देखा और कहा, स्विंगल, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि काव्या के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य बनाना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो ताकि तुम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सको। मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूं, तब तक अपना पक्का घर बना लो। ज़रेनिया मोती ने सिर हिलाकर कहा, जी पिताजी, मैं इस जिम्मेदारी को जरूर निभाऊंगा। इतना कहकर मोती वहाँ से चला गया और अपने बड़े भाई सागर के पास पहुँचा। वहाँ पहले से ही मीना भी मौजूद थी। अरे मोती, तुम यहाँ कैसे? सागर ने पूछा। मोती ने बिना समय गवाए पूरी बात बताई। भैया, मैं और काव्या एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन काव्या के पिताजी इस रिश्ते के लिए तब तक तैयार नहीं हैं जब तक मैं अपना पक्का घर नहीं बना लेता। मुझे पैसों की जरूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सागर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मोती, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन उसके बाद की जिंदगी कैसे चलेगी? सुनो, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। हमारे जंगल के उत्तर में एक खंडहर है जहाँ कोई नहीं जाता। कहते हैं वहाँ एक गुप्त खजाना छिपा है। अगर तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मीना ने भी सहमति जताई। भैया सही कह रहे हैं, लेकिन खजाना ढूंढना आसान नहीं होगा। समझदारी से काम लेना होगा।
मोती ने कहा, ठीक है, मुझे काव्या के लिए ये खजाना ढूंढना ही होगा। इतना कहकर मोती वहाँ से उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे तोता और बूढ़ी मैना मौसी मिल गईं। वे तीनों खंडहर की ओर चल पड़े। जगह बहुत ही घनी, डरावनी और रहस्यमयी थी। वे खंडहर के पास पहुँचे और खजाने की खोज शुरू कर दी। काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। थोड़ी देर बाद तोते ने कहा, मैंने सुना है कि खजाना बरगद के पेड़ के नीचे दबा हुआ है। ये सुनते ही तीनों उस पेड़ के पास मिट्टी खोदने लगे। थोड़ी देर खुदाई के बाद उन्हें एक बड़ा तांबे का घड़ा मिला, जिसमें सोने के सिक्के और कुछ जादुई बीज थे। मोती और तोता खजाना देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन मैना मौसी की नीयत बदल गई। अरे ये सिक्के तो हमारे हैं, तू बस बीज ले जा और खेती कर ले। मोती ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं इन बीजों से ही काम चला लूंगा। उसने बीज अपने घर के पास लगाए और कुछ ही दिनों में वहाँ विशाल पेड़ उगाए, जिन पर अनमोल फल लगे थे। उन फलों को बेचकर मोती ने खूब पैसे कमाए और जल्द ही अपना पक्का घर बना लिया। एक दिन जब मोती अपने नए घर में आराम कर रहा था, काव्या उससे मिलने आई और बोली, मोती, तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुमने बिना किसी लालच के काम किया और सफल हुए। अब मुझे यकीन है कि हम दोनों खुशी से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। सबसे पहले मोती ने मुस्कुराते हुए काव्या की बातों का समर्थन किया। उसने सोचा कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उसने काव्या के पिताजी के पास जाकर कहा, पिताजी, मैंने पक्का घर बना लिया है। अब क्या मैं काव्या से शादी कर सकता हूँ? काव्या के पिताजी ने मोती की मेहनत की सराहना की और खुशी खुशी शादी के लिए अपनी सहमति दे दी। एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसके आसपास में बहुत सारा घोंसला थे। उन घोंसलों में बहुत सारा चिड़िया अपने अपने बच्चों के साथ रहती थी। टूनी की बस एक ही परेशानी थी कि उनकी कोई बेटी नहीं थी। टूनी उस बात से बहुत परेशान थी। वह हर बार भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसकी कोई एक बच्ची हो जाए। दूसरों की मदद करने में अच्छा लगता था। अरे मेरी कब बच्ची होगी? भगवान मेरी कब सुनेंगे? टूनी, भगवान तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। एक दिन टूनी जंगल से गुजर रही थी। वह अपने मुंह में दाना रखी हुई थी, घर की तरफ जा रही थी। तभी नीचे एक कालू दादा दिखाई दिए। टूनी उसके पास जाकर रुक गई और टूनी उससे कहने लगी, अरे कालू दादा, क्यों? क्या हुआ? आप परेशान हैं? कुछ नहीं बेटी, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझसे काम किया नहीं जाता। मैं 2 दिन से भूखा हूँ, पर मुझे किसी ने खाना नहीं दिया। टूनी चिड़िया को उस पे दया आने लगी और उसने तुरंत बोली, कोई बात नहीं दादाजी, आप ये दाना रख लीजिए, मैं दूसरा दाना घर लेकर जाऊंगी। आप ये दाना खा लीजिए। कालू दादा बहुत खुश हो जाता है और उसने दाना ले लिया। माँ, आज खाने में क्या है? वीर ने अपनी माँ से पूछा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। वाह, ये तो मेरा पसंदीदा है। वीर खुशी से चाका। माँ ने उसे खीर परोसी। तभी उसके पिता काम से लौटे। पिताजी देखिए, माँ ने मेरे लिए खीर बनाई है। बहुत अच्छा बेटा, और मैं भी तुम्हारे लिए कुछ फल और मिठाई लाया हूँ। ये मेरे हैं। वाह, बहुत धन्यवाद। वीर खुशी से झूम उठा। वीर के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते थे।
एक दिन उसके माता पिता ने कहा, वीर, हम तुम्हारी मौसी के गांव जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे, तब तक तुम खेलना। ठीक है, लेकिन आते समय और मिठाइयाँ जरूर लाना। वीर ने कहा। उसके माता पिता मुस्कुराकर चले गए। शाम से रात हो गई, लेकिन माता पिता वापस नहीं आए। पिताजी ने कहा था कि वे शाम तक आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं लौटे। वीर चिंतित था। तभी उसकी दोस्त अमायरा पंछिया आई। वीर, क्या तुम्हारे माता पिता अब तक नहीं लौटे? नहीं अमायरा, तुमने खाना खाया? नहीं, बस सुबह माँ का बनाया हुआ खीर खाया था। इसका मतलब तुम भूखे हो। रुको, मैं कुछ लाती हूँ। अमायरा अपने घर गई और पूरन पोली लेकर आई। चलो वीर, हम दोनों साथ खाए। दोनों ने खाना खाया और खेलने लगे। तभी गांव के भोला काका आए। वीर, तुम्हारे माता पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह आप क्या कह रहे हैं काका? यह सच नहीं हो सकता। वीर रोते रोते चुप हो गया। अगले दिन उसने अपने माता पिता की चिता को अग्नि दी। कुछ समय बाद मकान मालिक ने वीर को घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे पिता ने किराया नहीं चुकाया, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। वीर को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। अब वीर ने भटकते हुए मदद मांगी, लेकिन कोई उसे आश्रय नहीं दे सका। वह एक पत्थर पर बैठकर सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? वीर ने अमायरा के घर जाने का सोचा। वहाँ अमायरा की माँ ने कहा, हमारे पास खुद के खाने के लिए नहीं है और तुम यहाँ रहने आ गए। वीर ने खुद को बोझ मानकर वहाँ से भी निकलने का निर्णय किया। भटकते हुए वह एक सेठ के पास काम मांगने गया। सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। सेठ ने सोचा, यह अकेला है, मजदूरों को पैसे देने के बजाय इसे रख लेता हूँ। ठीक है, तुम्हें 2 वक्त का खाना और रहने की जगह मिलेगी, लेकिन वेतन नहीं दूंगा। यह मेरे लिए काफी। वीर ने मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने वीर को साहस की कहानी सुनाई। वीर ने साहस बटोरकर सेठ से अपने पैसे मांगे। सेठ ने पैसे देने से मना किया। वीर ने गुस्से में कहा, अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा। डरकर सेठ ने पैसे दे दिए। वीर ने पैसे से एक छोटा घर बनाया और ईमानदारी से पैसे जोड़ने लगा। कुछ सालों बाद वीर वन के सभी पक्षी अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, लेकिन अरे, ये मोती क्यों इतना उदास है? लगता है कि उसे किसी बात की चिंता सता रही है। ओह, अब याद आया, मोती तो अपने ही जंगल की सुंदर चिड़िया काव्या से प्रेम करता है। काव्या भी मोती से उतना ही प्रेम करती है और दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि काव्या के पिताजी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि मोती के पास अभी तक अपना पक्का घोंसला नहीं है। काव्या के पिताजी बहुत समझदार और कठोर पक्षी हैं। उन्होंने साफ कह दिया था कि जब तक मोती अपना पक्का घर नहीं बना लेता, वे शादी के बारे में बात नहीं करेंगे। यह सुनने के बाद भी मोती ने एक दिन साहस जुटाकर काव्या के पिताजी से विवाह की बात की। मोती उनके पास गया और कहा, स्विंगल, पिताजी, मैं काव्या से बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि जब तक मैं अपना खुद का घर नहीं बना लेता, आप इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। मैं घर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं? कंपोनेंट प्लेसमेंट। काव्या के पिताजी ने गंभीरता से मोती की ओर देखा और कहा, स्विंगल, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि काव्या के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य बनाना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो ताकि तुम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सको। मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूं, तब तक अपना पक्का घर बना लो। ज़रेनिया मोती ने सिर हिलाकर कहा, जी पिताजी, मैं इस जिम्मेदारी को जरूर निभाऊंगा। इतना कहकर
मोती वहाँ से चला गया और अपने बड़े भाई सागर के पास पहुँचा। वहाँ पहले से ही मीना भी मौजूद थी। अरे मोती, तुम यहाँ कैसे? सागर ने पूछा। मोती ने बिना समय गवाए पूरी बात बताई। भैया, मैं और काव्या एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन काव्या के पिताजी इस रिश्ते के लिए तब तक तैयार नहीं हैं जब तक मैं अपना पक्का घर नहीं बना लेता। मुझे पैसों की जरूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सागर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मोती, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन उसके बाद की जिंदगी कैसे चलेगी? सुनो, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। हमारे जंगल के उत्तर में एक खंडहर है जहाँ कोई नहीं जाता। कहते हैं वहाँ एक गुप्त खजाना छिपा है। अगर तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मीना ने भी सहमति जताई। भैया सही कह रहे हैं, लेकिन खजाना ढूंढना आसान नहीं होगा। समझदारी से काम लेना होगा। मोती ने कहा, ठीक है, मुझे काव्या के लिए यह खजाना ढूंढना ही होगा। इतना कहकर मोती वहाँ से उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे तोता और बूढ़ी मैना मौसी मिल गईं। वे तीनों खंडहर की ओर चल पड़े। जगह बहुत ही घनी, डरावनी और रहस्यमयी थी। वे खंडहर के पास पहुँचे और खजाने की खोज शुरू कर दी। काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। थोड़ी देर बाद तोते ने कहा, मैंने सुना है कि खजाना बरगद के पेड़ के नीचे दबा हुआ है। ये सुनते ही तीनों उस पेड़ के पास मिट्टी खोदने लगे। थोड़ी देर खुदाई के बाद उन्हें एक बड़ा तांबे का घड़ा मिला, जिसमें सोने के सिक्के और कुछ जादुई बीज थे। मोती और तोता खजाना देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन मैना मौसी की नीयत बदल गई। अरे ये सिक्के तो हमारे हैं, तू बस बीज ले जा और खेती कर ले। मोती ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं इन बीजों से ही काम चला लूंगा। उसने बीज अपने घर के पास लगाए और कुछ ही दिनों में वहाँ विशाल पेड़ उगाए, जिन पर अनमोल फल लगे थे। उन फलों को बेचकर मोती ने खूब पैसे कमाए और जल्द ही अपना पक्का घर बना लिया। एक दिन जब मोती अपने नए घर में आराम कर रहा था, काव्या उससे मिलने आई और बोली, मोती, तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुमने बिना किसी लालच के काम किया और सफल हुए। अब मुझे यकीन है कि हम दोनों खुशी से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। सबसे पहले मोती ने मुस्कुराते हुए काव्या की बातों का समर्थन किया। उसने सोचा कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उसने काव्या के पिताजी के पास जाकर कहा, पिताजी, मैंने पक्का घर बना लिया है। अब क्या मैं काव्या से शादी कर सकता हूँ? काव्या के पिताजी ने मोती की मेहनत की सराहना की और खुशी खुशी शादी के लिए अपनी सहमति दे दी। दूर कहीं एक जंगल में सारे पक्षी पक्षियाँ हैं मिलजुल कर रहते थे। सर्दियों का मौसम आने वाला था। मौसम की जानकारी सभी को सूचित कर रहे हैं। इस साल बहुत ठंडी पड़ने वाली है। आप अपने रहने खाने का तैयारी कर लीजिए। सारे पंछी कि सारे पंछियों इस बात को अनसुन कर देती हैं। चांदनी अपने से पड़ोसन से कहने लगते हैं, इस उन्हीं के बात गंभीरता से लेनी चाहिए। अरे चांदनी, वैसे क्या बात नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी उतना ही ठंडी पड़ेगी और वैसे भी हमारे घोंसला पक्का है। तुम देखना लेना नहीं। चांदनी चिड़िया, ऐसी बात नहीं है। चलो नई घोंसला को ठीक करते हैं। घोंसला तोड़ी। चिड़िया अपना घोंसला को ठीक करने लगती है। मैंने अपना घोंसला ठीक कर लिया है। ज्यादा ठंड नहीं पड़ेगा तो मुझे कोई मुमकिन नहीं करना पड़ेगा। आप हमें सर्दियों के लिए खाना के लिए निकल जाती है। रात में उसे सोनू चिड़िया दिखाई देते हैं। चांदनी, चिड़िया कहाँ जा रहे हो? हाँ, सर्दियों सोनू भैया, कल सर्दी आने वाली है, इसलिए मैं दाना इकट्ठा करने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सर्दी तो हर साल आती है। हाँ। सोनू भैया, पर जंगल के सिपाही ने संदेश दिया है। हर साल से ज्यादा इस बार ठंडी थोड़ी ज्यादा पड़ेगी। मुझे लगता है कि आप भी इस ठंड से बचने के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो तुम अपने काम देखो लो, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगा। ठीक है। मैं तो बस आपके सूचित कर रही थी। आगे आपकी मर्जी। चांदनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उस दिन गुजर गया जैसे सिपाही बोला था। इतनी ठंडी, अरे आ गए कि नदी का पानी जम गया, तालाब का पानी जम गया, बर्फ बन के जम गया।
अच्छा हुआ जो मैं अपने घोंसला को तैयारी कर लिया, वरना ठंडी में मुझे भी ठंड में रहना पड़ता। चांदनी अपने उस घर में बड़ा मजे से बैठी थी। दरवाजे पर थक थक की आवाज आने लगी से आने लगे। इस समय कौन है? दरवाजे पर चांदनी ने दरवाजा खोल दिया। सोनू भैया, ऐसे क्यों? क्या बात है? ऐसे क्यों आए हो? तुम सही कही थी चांदनी, चिड़िया तुम्हारी बात मजाक में ले ली, इसलिए इस साल तो ठंडा तो ज्यादा है। तुम आजकल के लिए मुझे सहारा दे दो अपने घर में, मैं कल अपने घोंसला बना लूंगा। चांदनी चिड़िया बोलती है, ठीक है सोनू भैया, पर कल तुम भी अपनी घोंसला ठीक करना होगा। सोनू चिड़िया बोलते हैं, हाँ, मैं कल तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। और बोलकर अंदर आ जाता है और चांदनी चिड़िया के घोंसले में सो जाता है। चांदनी चिड़िया बोलती है, बस एक दिन की बात है, कल तो यह चला जाएगा। चांदनी बगल के वैसे ही सोनू चिड़िया चुपके से हो रात को खाना खाने लगते हैं। अरे वाह, मुझे तो बने बनाए दाना मिल गया ऊपर से। अगर रोज ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। पेट भर खाना खाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। सोनू चिड़िया अपनी मस्ती भरे नींदों में सोया रहता है। चांदनी सोनू चिड़िया के जगने की वेट कर रही थी। सोनू बोलता है, अरे वाह चांदनी चिड़िया, तूने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है। अब मैं चलता हूँ। चांदनी अपने दानों को नहीं देखते हैं और बाहर चली जाती है। चांदनी सारे पंछी। किसी झील के किनारे एक टोनी चिड़िया रहती थी। वो इतनी बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी कि अपना आहार भी नहीं खोज पाती थी। चांदनी चिड़िया उससे छोटी थी। टोनी को बहुत तेज की भूख लगी होती है। तभी टोनी अपनी छोटी बहन से जाकर बोलती है, छोटी, हमें बहुत तेज की भूख लगी है, तुम मेरे लिए कहीं से आहार ला दो, नहीं तो मैं भूखी मर जाऊंगी। चांदनी अपनी बड़ी बहन के लिए आहार ढूंढने चली जाती है। जाते रास्ते में एक खूबसूरत नदी दिखाई देती है। तो चांदनी बोलती है, नदी तो बहुत ही अच्छी है और प्यारी भी। तब उसे रास्ते में एक सोनी चिड़िया मिलते हैं। तो चांदनी उसके पास जाती है और बोलती है, सोनू भैया, हमें आहार की जरूरत है, कृपया आप मुझे बता दीजिए कि कहाँ पर मिलेगा आहार। सोनू बोलता है, नहीं चांदनी, मैं आहार के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो चांदनी बोलती है कि आपके पास आहार है तो हमें दे दीजिए प्लीज, हम आपको कुछ दिनों में आपका आहार लौटा देंगे। तो सोनू चिड़िया बोलती है कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है। चांदनी बहन, तुम कहीं और जाकर देख लो अपनी बहन के लिए आहार। तभी चांदनी बोलती है, ठीक है सोनू भैया, अब मैं चलती हूँ अपनी बहन के लिए आहार। जाते जाते रास्ते में एक पेड़ दिखाई देता है। चांदनी वहाँ जाती है, तब इधर उधर देखती है, तब उसे आहार दिखाई देता है। तभी चांदनी दाना देखकर बहुत खुश हो जाती है और दाना के पास आकर अच्छी से देखती है। देखने के बाद वहाँ से दाना लेकर चली जाती है। जाते जाते अपने बहन के पास पहुँच जाती हैं और बोलती हैं, दीदी लो खाना खा लो, मैं आपके लिए आहार लाया हूँ, खा लो, खा लीजिए। तभी बड़ी बहन खाना खाने लगती हैं। दोनों बहन खाना खाकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक जंगल में वर्षा आना शुरू हो जाती है। सभी पक्षियाँ अपने अपने घरों में चली जाती है, लेकिन एक पेड़ की डाली पर घोंसले में छोटे छोटे बच्चे रोने लगे। माँ, मुझे
बचाओ माँ। तब तक एक पक्षी का नजर छोटे छोटे बच्चों पर पड़ता है और उसे लाकर अपने घरों में रख देती है। माँ माँ मुझे बचाओ, कहाँ हो माँ? चुप हो जाओ बच्चों, चुप हो जाओ। वर्षा छूट जाएगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घोंसले पर छोड़ दूंगी। वर्षा छूटने का नाम नहीं ले रही थी। एक हफ्ते बीत गए, चारों तरफ पानी लग गया था। सारी पक्षियाँ भूख के मारे तड़प रही थी। एक पक्षी हिम्मत बांधकर दाने के लिए निकल जाती है, लेकिन तेज हवाओं और वर्षा के कारण वह रास्ते में ही अपना दम तोड़ देती है। 2 दिन तक सारी पक्षियाँ इंतजार करती रही, लेकिन वह वापस नहीं लौट पाई। माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो। माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो। माँ भूख के मारे मैं मर जाऊंगा। माँ मुझे खाना दो। माँ भूख के मारे मैं मर जाऊंगा। लेकिन तेज हवाओं और वर्षा के कारण सभी पक्षियाँ डर जाती और दाना के लिए नहीं जा पाती। कुछ देर बाद सभी पक्षियाँ हिम्मत बनाकर दाना के लिए निकल जाती है, लेकिन तेज हवाओं और बारिश का सामना कुछ पक्षियाँ नहीं कर पाती है और अपना जान दे देती है। लेकिन कुछ पक्षियाँ दाना लेकर शाम को वापस घर आ जाती है और सारी छोटे छोटे अपने बच्चों को खिलाकर जान बचा लेती है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मुसीबत कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम डट कर सामना करेंगे तो मुसीबत घुटने टेक देगी। दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और नीचे कमेंट कीजिए और हमें प्यार दीजिए। थैंक यू, लव यू। इसी झील के किनारे एक चुलबुली चिड़िया रहती थी। वह इतना बुढ़ी और कमजोर हो चुकी थी कि जल में गर्दन डालकर उन्होंने पकड़ने की शंकी थी, उसमें नहीं थी। इसी कारण कई दिन उसे भूखा ही रह जाना पड़। एक दिन झील के किनारे खड़ा होकर बुरी तरह से रोने लगी। उसके आंख से आंसू बह बह कर जमीन पर गिरने लगे। उसे इस प्रकार रोता हुआ एक टोनी चिड़िया उसके पास पहुंची और सहानुभूति पूर्वक उससे पूछा, चुलबुली बहन तुम क्यों रो रही हो? चुलबुली बोली, मित्र, मैंने जीवन में अनेक पाप किए। अब जब इस बात का ज्ञान हुआ तो मैंने अपने प्राणों की आहुति दे दूं, इसलिए मैं समीप आई। चांदनी मछलियों को नहीं पकड़ रहा हूँ। इसके अतिरिक्त और भी चिंताजनक बात है कि वह कौन सी मित्र टोनी? चिड़िया ने पूछा। चुलबुली बोली, मुझे एक ज्योतिष ने बताया कि इस बार 12 वर्ष तक वर्षा का योग नहीं है। जल बिना हमारा जीवन कैसे बचेगा? यह झील तो कुछ समय के बाद सूखने लगेगा। इससे नए जल में रहने वाले जीव प्राणी भूमि पर चलने में भी सूक्ष्म हैं। वे तो यहाँ से कुछ दूर एक बड़े सरोवर में चले जाएंगे, पर तुम्हारे जैसे छोटे जीव और मछलियाँ क्या होगा? वो बेचारी तो कितनी सारी मर जाएंगी। बस मैं इसी चिंता में भुला जा रहा हूँ, इसलिए मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया। चुलबुली की बात सुनकर टोनी भी चिंता में पड़ गई। उसे अपने जीवन की चिंता सताने लगी। टोनी ने जब ये अन्य जल प्राणियों की बताई तो वो सब भी चिंतित हो उठे। सारे जलचर चुलबुली के पास पहुँचे और उससे पूछा, चुलबुली बहन क्या किसी उपायों से हमारे प्राणों की रक्षा हो सकती है? चुलबुली बोली,
यहाँ से कुछ दूर एक बहुत बड़ा सरोवर है। उसका पानी कभी नहीं सूखता है। अगर 24 वर्ष भी वर्षा न हो तो तब भी उसे सरोवर में 24 वर्ष उस सरोवर में जल समाप्त नहीं होना है। वह बहुत गहरा सरोवर है। यदि सारे जलचर उसमें चले जाएं तो उनका जीवन बच जाएगा, अन्यथा सभी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। यह सुनकर सारी मछलियां उदास हो गईं। तब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। हमारे तो पाँव ही नहीं है जिनसे हम चलकर वहां पहुंच सकेंगे। टोनी ने पूछा, चुलबुली बहन, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम सब जीवन बच जाएगी? उपाय तो है, चुलबुली बोली, और वह उपाय तुमसे एक जलचर प्रतिदिन मेरी पीठ पर बैठ जाए, मैं उसे ले जाकर उस सरोवर में छोड़ आऊंगा। इस तरह से एक एक करके सारे जलचर एक दूसरे सरोवर में पहुंच जाएंगे। अब मेहरबानी करके आप हमें उस दूसरे सरोवर में छोड़ आइए, हम आपका बहुत आभार मानेंगे। चांदनी मछलियां ने आग्रह किया। उस दिन से वह चुलबुली रोज एक मछली अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाती थी। कुछ दूर जाकर चांदनी मछलियाँ शिलाखंड पर पटक पटक कर मारती और उसे तड़पा कर खा जाती थी, और खाकर शिलाखंड से फिर वापस वो चली जाती थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की बहकावे में ना आए, अन्यथा हमारी ही हानि हो सकती है। ये कहानी एक खूबसूरत मोंटी चिड़िया की है। जंगल में बरगद के पेड़ के ऊपर रहती थी। उसका कोई अपना घर नहीं था। तब भी मोंटी चिड़िया के पास एक दिन एक कौवा आता है और बोलता है, अरे मोंटी बहन, नया साल आने वाला है, तुम्हें अभी तक घर नहीं बनाई। तुम्हें पता है टोनी चिड़िया इस जंगल की महारानी है। उनके यहाँ नए साल में पार्टी होगा और वो उनको आमंत्रित करती है जिनका घर होता है। उस पार्टी में अनेक प्रकार की भोजन की व्यवस्था होती है और पकवान की भी व्यवस्था होती है। तो मोंटी चिड़िया बोलती है, इस साल की पार्टी में खूब मस्ती करूंगा, खूब खाना खाऊंगा और नाचूंगा। तो मोंटी चिड़िया बोलती है, मुझे इस पार्टी में जानी है और मस्ती करनी है। तो कौवा बोलता है, तुम्हें 2 दिनों में अपना घर बनाना पड़ेगा। तब भी मोंटी चिड़िया बोलती है, मैं अपना घर 2 दिनों में कैसे बनाऊंगी? तो कौवा बोलता है, आप चिंता मत कीजिए बहन, मैं आपका सहायता करूंगा घर बनाने में। तब भी एक मोहित कौवा सुन लेता है तो बोलता है, अच्छा ये लवाड़ी चिड़िया नए साल में। तो मोंटी चिड़िया ने सारी चिड़िया के सामने मेरा अपमान किया। तुम्हारा तो शक्ल बंदर जैसी है। तब भी मोहित कौवा बोलता है, अभी इसे मैं मजा खाता हूँ। तब भी मोहित कौवा बोलता है, ये लवाड़ी चिड़िया नए साल की पार्टी में कैसी जाती है? मोंटी चिड़िया सोनी कौवा के साथ मिलकर अपना घर बनाने लगती है। एक दिन गुजर जाता है। तब नए साल की पार्टी में केवल एक ही दिन बचता है और चिड़िया का घर आधा ही बन पाता है। तब भी सोनू कौवा बोलता है, मोंटी बहन, आप चिंता मत कीजिए, आज दोपहर तक आपका पूरा घर बन जाएगा। तब तक टोनी महारानी के गुलाम भी आ जाएंगे सभी पक्षियों को आमंत्रित करने के लिए। और घर बनाने लग जाते हैं। तो उनका घर बनकर
तैयार हो जाता है तब मोंटी चिड़िया बोलती है, अब नए साल की पार्टी में मैं भी जाऊंगी। तब तक सारी चिड़िया नए साल की पार्टी में जाने लग जाती है और जाकर वहाँ नए साल की पार्टी में खूब मजा लेती है और खूब खाना खाती है और खूब मस्ती करती है और नए साल के जश्न मनाती है सब चिड़िया मिलकर। और उसके बाद नए साल की खूब जश्न मनाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं। एक खूबसूरत सा जंगल में मुनमुन चिड़िया अपनी टूनी माँ और अपने पिता बबलू के साथ में रहती थी। मुनमुन चिड़िया के माता पिता मुनमुन से बहुत प्यार करते थे। टूनी चिड़िया को अपनी बेटी का चिंता सताने लगती है। तभी एक दिन वो सोचती है, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरी बेटी का हाल कैसा रहेगा। मैं बबलू जी से बोल दूंगी कि वो दूसरी शादी ना करे। तभी वहाँ बबलू तोता आ जाता है। बबलू जी, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो आप दूसरी शादी मत कीजिएगा बबलू जी, क्योंकि मेरी बेटी का सौतेली माँ आ जाएगी तो उस पर बहुत अत्याचार करेगी बबलू जी। फिर मेरी बेटी बहुत कष्ट में अपना जीवन बिताएगी बबलू जी। ऐसा गलती आप मत कीजिएगा बबलू जी। अरे टूनी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। तुम चिंता मत करो टूनी। नहीं बबलू जी, आपको हमसे वादा करना होगा कि आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। टूनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ दिन गुजर जाने के बाद टूनी चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर मुनमुन बहुत रोती है। माँ, तुम्हें क्या हो गया? माँ उठो माँ, तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रही हो? माँ उठो माँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। माँ उठो माँ, माँ उठो माँ। ये सब बबलू देख रहा था अपनी बेटी को रोते हुए। मुनमुन बेटा, मत रो बेटा, तुम्हारी माँ हम लोग छोड़कर चली गई है बेटा ईश्वर के पास। मत रो बेटा, चुप हो जाओ बेटा। टूनी चिड़िया के गुजर जाने के बाद बबलू उदास बैठा रहता था। तभी वहाँ कालू कौवा आता है। बबलू, तुम इस तरह कब तक उदास बैठा रहेगा? मेरी बात मानो, तुम दूसरी शादी कर लो। तुम दूसरी शादी कर लोगे तो तुम्हारी बेटी का एक नई माँ मिल जाएगी। फिर तुम्हारी बेटी का वो देखभाल करेगी। और वैसे भी तुम्हारी बेटी अभी बहुत छोटी है। तुम दूसरी शादी कर लो बबलू, ताकि तुम्हारी बेटी का एक माँ का प्यार मिल सके फिर से। कालू कौवा बबलू को बहुत समझाता है। ना चाहते हुए भी बबलू को ये शादी करनी पड़ती है। बबलू की शादी एक बुलबुल चिड़िया से हो जाती है। बुलबुल चिड़िया शकल से बहुत भोली थी, लेकिन बबलू के सामने मुनमुन को बहुत प्यार करती थी। लेकिन बबलू के घर के बाहर जाते ही मुनमुन को डंडे से मारती थी। एक दिन बुलबुल चिड़िया मुनमुन से बोलती है, अरे ओ महारानी, जा जाकर किचन में खाना बना। मैं तुझे बनाकर देने वाली नहीं हूँ। जा जल्दी जा, खाना बन जाए तो आकर मेरी पैर दबा देना, समझ गई तू? और हाँ, मेरी एक बात कान खोल करके सुन ले। अगर तू अपने बाप से मेरी शिकायत की तो तुझे कसाई जैसा काट कर जानवरों को खिला दूंगी, समझ गई तू? फिर तुम्हारे बाप को पता भी नहीं चलेगा तू कहाँ गई और कहाँ से आई थी, समझ गई ना? जा जल्दी जा। फिर मुनमुन डर से खाना बनाने लगती है। एक दिन मुनमुन की कुछ तबीयत खराब हो गई थी। जब बुलबुल अपनी बेटी को काम करने के लिए कहती थी, वो सीधा मना कर देती थी। माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है माँ, मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी माँ, आप कर लीजिएगा माँ मेरे बदला सारा काम, ठीक है माँ? ये बात सुनकर बुलबुल को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो डंडे से मारने लगती है। मारते मारते वो सोफे के नीचे गिरा देती है। तभी अचानक मुनमुन के पिता वहाँ आ जाते हैं। ये सब देखकर मुनमुन के पिता को धड़कनें रुक जाती है। तभी बोलते हैं मुनमुन के पिता, बुलबुल, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी ताकि तुम मेरी बेटी को अच्छे से देखभाल करोगी, पर तुमने इस नन्ही से जान को सोफे के नीचे से गिरा दिया। तुम इतनी बेशरम हो कि मैं सोच भी नहीं सकता तुम कैसी आई हो मेरे घर में एक माँ बन करके मेरी बेटी का। तुम अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ, समझ गई? ये बात सुनकर बुलबुल चिड़िया दोनों से माफी मांगने लगती है।
मुझे माफ कर दो मुनमुन, और आप भी बबलू जी। आप जानते हैं ना आपकी बेटी कितनी शरारती है, बस थोड़ा सा मार ही दी तो क्या हो गया बबलू जी। क्या एक माँ अपने बच्चे को गलती देखकर मार भी नहीं सकती है? अगर यहाँ के जाने के बाद इधर दोनों पक्षी खुशी खुशी से रहने लगते हैं। एक जंगल में एक गर्भवती चांदनी चिड़िया रहती थी। उसने कुछ दिनों बाद 2 अंडे दिए और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। और उन दोनों अंडों का देखभाल एक अच्छी चिड़िया करने लगती है। लेकिन उसी जंगल में एक बेईमान और क्रूर पक्षी रहती थी जो अच्छी चिड़िया को नहीं देखना चाहती थी और अंडे के घोंसला को हमेशा तोड़फाड़ करती रहती थी। ऐसा ही बहुत दिन तक चलता गया। वह हमेशा सुबह को घोंसला ठीक करके दाना के लिए निकल जाती और शाम को आती तो देखती फिर से घोंसला टूटा पड़ा है। एक दिन अच्छी चिड़िया बुरी चिड़िया के पास जाने का निर्णय लिया और उसके पास पहुंच जाती है और पूछती है, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और वह 2 अंडे क्या बिगाड़े हैं कि तुम उस घोंसले को तोड़ फाड़ कर रही हो? तुम्हें थोड़ा सा भी किसी के लिए मोह माया नहीं है। बुरी चिड़िया यह सब बात सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और अच्छी चिड़िया से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो, आज के बाद से मैं कभी भी तुम्हारे घोंसला को नहीं तोड़ फाड़ करूंगी। और यह सब बात कहकर रोने लगती है और वहाँ से अच्छी चिड़िया उड़ जाती है। कुछ दिन बीता और दोनों अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए और अच्छी चिड़िया दोनों बच्चों को उड़ाना शुरू कर देती है। कुछ दिनों में ही छोटी चिड़िया बहुत आकाश तक उड़ने लगी, लेकिन बड़ी चिड़िया ज़्यादा आकाश तक नहीं उड़ पा रही थी। इसीलिए छोटी चिड़िया बड़ी चिड़िया से हमेशा यह कहती थी कि मैं तुमसे छोटी हूँ और तुमसे ऊंची उड़ान भर रही हूँ और तुम मुझसे बड़ी होकर मुझे नहीं हरा पा रही हो। बड़ी चिड़िया को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और सारी बातें अपनी माँ को बताती है। माँ यह सब सुनती है तब फैसला लेती है कि कल सुबह तुम दोनों में प्रतियोगिता कराया जाए और कौन ज़्यादा उच्चतम उड़ान भरता है और कौन नहीं, इसका कल रणभूमि में फैसला होगा। उड़ान के लिए दोनों छोटी चिड़ियाएँ रेडी हो गए। जैसे ही माँ 1 2 3 बोलती है तब दोनों चिड़िया ऊपर उड़ने लगती है। छोटी चिड़िया काफ़ी हवा में और आसमान को चीरते हुए ऊपर जाने लगी, लेकिन बड़ी चिड़िया काफ़ी धीमे धीमे ऊपर जा रही थी। कुछ देर बाद छोटी चिड़िया तेज हवाओं का सामना कर अपना सारी पंखे खो देती है और उसका हाल एकदम मरने को जैसा हो जाता है। वह डगमगाने लगती है। तब उसकी माँ छोटी चिड़िया के पास आकर उसे सुरक्षित स्थान पर लेकर चली जाती है। बड़ी चिड़िया नीचे देखती है और छोटी चिड़िया का यह हाल देख वह अपने माँ के पास चली जाती है। माँ दोनों चिड़ियाओं में से बड़ी चिड़िया को विजेता घोषित कर देती है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने टैलेंट और शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा चींटी भी हाथी पर भारी पड़ जाती है। एक जंगल में बहुत मेहनती चांदनी चिड़िया रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। चांदनी हमेशा अपने तीनों बच्चों के लिए परेशान रहती थी कि वह बड़े होकर क्या करेंगे। एक दिन चांदनी अपने तीनों बच्चों को बुलाकर बोली, अगर मैं मर जाऊं तो तुम तीनों एक साथ रहोगे ना, और तुम सब कभी भी एक दूसरे से झगड़ा और लड़ाई नहीं करोगे। मुझसे वादा करो, तुम लोग मुझसे वादा करो, तुम लोग वादा करो। हाँ माँ, हम तीनों कभी भी
एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे और हम सब प्यार से रहेंगे। हम लोग वादा करते हैं। कुछ दिन बाद चांदनी की मृत्यु हो जाती है। तब चांदनी के पति टॉमी और उसके बच्चे सभी रोने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उसका दाह संस्कार कर देते हैं। चांदनी चिड़िया के मर जाने के बाद उसके तीनों बच्चों का टॉमी को छोड़कर देखभाल करने वाला कोई नहीं था, जिसके कारण दिन प्रतिदिन उन सभी में प्यार खत्म हो रहा था और तीनों एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू कर दिए थे। मैं तुमसे बलवान हूँ, मैं तुमसे बलवान हूँ, मैं तुम दोनों से बलवान हूँ। तीनों एक दूसरे से कौन बड़ा है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, ये सब में लग गए थे और झगड़ा कर रहे थे। यह सभी चांदनी के पति टॉमी देखकर उदास हो गए और उन सभी में पुनः एकता और प्यार लाने के लिए एक योजना बनाए। शीतल, तुम जाओ जंगल से एक लकड़ी लाओ। शीतल उड़कर चला जाता है और थोड़ी देर में जंगल से एक लकड़ी लाता है। तभी उसके पिता कहते हैं, इसे तोड़ दो। बहुत प्रयास करने के बाद भी लकड़ी शीतल से नहीं टूट पा रही थी। फिर पिताजी बोलते हैं, बादल, तुम अब इस लकड़ी को तोड़ो। उससे भी काफी प्रयास करने के बाद भी लकड़ी नहीं टूट पाई। फिर पिताजी बोलते हैं, आकाश, अब तुम इस लकड़ी को तोड़ो। उससे भी काफी प्रयास करने के बाद भी हार मान गया और तीनों से भी लकड़ी नहीं टूट पाया। अब तुम सब तीनों मिलकर इस लकड़ी को तोड़ो। तीनों मिलकर एक साथ तोड़ने लगे और बहुत आसानी से लकड़ी टूट जाती है। तभी उनके पिताजी सबको समझाते हैं, अकेले तुम सब कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुम तीनों हमेशा एक साथ और प्यार से रहोगे। तीनों बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसके बाद सभी एक दूसरे से हंसी खुशी और प्यार से रहने लगे। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे से कितना भी बोला चाली या झगड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एकता में बहुत दम है। एकता में बहुत दम है। एक तोता को पकड़कर शिकारी पिंजरे में डाल देता है और उससे अपने घर का चौकीदारी कराता है। बहुत दिन बीत गए। प्यारा तोता पिंजरे में आकर बहुत तंग हो चुका था, इसलिए तोता उस पिंजरे से बाहर आने के लिए एक तरकीब अपनाई। आज रात शोर करूंगा कि शिकारी भैया आपके घर चोर आया है, चोर। झूठ बोल दूंगा और अपने पर विश्वास दिला दूंगा। सभी किसी के सो जाने के बाद प्यारा तोता आवाज लगाना शुरू कर देता है, शिकारी भैया आपके घर चोर आया है, चोर। जल्दी जगो और उसे मार कर भगाओ। तब शिकारी जग जाता है और दौड़े दौड़े अपने द्वार पर आता है और चारों तरफ देखता है, कोई नहीं है। तब प्यारा तोता के पास जाता है और पूछता है, कहाँ है चोर तोता? तब प्यारा तोता जवाब देता है, शिकारी भैया, जब मैं आवाज लगाया था वह आवाज सुनकर यहाँ से फरार हो गया। तब प्यारा तोता पर शिकारी को भरोसा हो जाता है और उसे शाबाशी देने लगता है। वाह वाह, तुमने आज चोर से मुझे रक्षा किया है। आज मेरा घर लूट कर चला जाता, तुमने पूरे गांव वालों को जगा दिया। वाह, आज मैं तुम पर गर्व करता हूँ। यह सब बात कहकर शिकारी सोने के लिए निकल जाता है। अगले दिन सुबह हो जाती है। प्यारा तोता शिकारी भैया को बुलाता है और कहता है, शिकारी भैया, मुझे उड़ान भरे काफी दिन हो गए और मेरे पंख भी नाजुक पड़ गए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं उड़ान भर कर आ जाऊं। तब शिकारी सोचने लगता है और काफी देर सोचने के बाद शिकारी कह देता है,
हाँ तोता, जाओ और जल्दी वापस लौट जाना। प्यारा तोता अपने शातिर दिमाग से शिकारी को मूर्ख बनाकर वहां से उड़ गया। तोता पिंजरे से बाहर आकर बहुत प्रसन्न हुआ और आजाद होकर पूरे जंगल का चक्कर लगाया। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इस धरती पर कोई भी इंसान हो, जानवर हो या पक्षी हो, सभी आज़ाद जीना पसंद करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका प्यारा और चहेता तोता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास खूब शेयर कीजिए, खूब। एक जंगल में बहुत सारे पक्षियाँ हंसी खुशी रहती थी। कुछ दिनों बाद गर्मी के दिन आ गए, जिसके कारण नदी के पानी, तालाब, पोखरे सभी सूखने लगे। थोड़ा थोड़ा पानी बचने के कारण सभी पक्षियाँ पानी पीकर शाम को वापस लौट गई। लेकिन ज़्यादा दिन तक पानी नहीं बच पाया और कुछ दिन में पानी पूरी खत्म हो चुका था। तब सभी पक्षियाँ प्यास के मारे तड़प रही थी और चारों तरफ पानी खत्म हो चुका था। अब समय आ गया था कि जंगल छोड़कर पानी के तलाश में आगे बढ़ा जाए। तब सभी पक्षियाँ हिम्मत बनाकर पानी के तलाश में निकल जाती है। काफी दूर जाने के बाद भी दूर दूर तक पानी कहीं नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में एक पक्षी प्यास के मारे वह वहीं पे मर गई। थोड़ा देर तक सभी पक्षियाँ उसका अफसोस जताकर वहां से आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उनको बहुत जोर से प्यास लगा था और सभी पक्षियाँ मरने के कगार पर आ गई थी। तभी उनको रास्ते में एक बहुत ही विशाला पक्षी दिखाई दी। तुम सब कहाँ जा रहे हो? आगे मत जाओ, आगे बहुत विशाले विशाले पक्षी हैं, विशाले विशाले जानवर हैं, तुम जाओगे तो मारे जाओगे। यह सब सुनकर सभी पक्षी और डर जाती है। उनको अब जीने का चारा खत्म हो रहा था। तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, मैं उसका समाधान करूंगी। देखिए, हम सब प्यास के मारे तड़प रहे हैं। हमारे जंगल के तरफ पूरा तालाब, पोखरे, गली का सभी पानी सूख गया है। हम लोग मर जाएंगे प्यास के बिना, हम लोग को पानी दीजिए, पानी। भली चिड़िया इन सब को रास्ता बता देती है और सभी पक्षियाँ आगे के तरफ पानी के तलाश में बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनको पानी नजर आया और सभी पक्षियाँ वहाँ पर गए और अपना प्यास बुझाएं। तब उनको जान वापस लौटी। एक जंगल में तोता, मैना और उसके 2 बच्चे हंसी खुशी रहते थे। एक दिन तोता और मैना अपने दोनों बच्चों के आहार के लिए जंगल में निकल गए। कुछ देर बाद एक शिकारी जंगल में प्रवेश करता है। तब दोनों छोटे बच्चों को यह लगता है कि मेरी माँ पापा आ गए। तब दोनों बच्चे शोर करने लगते हैं। तब शिकारी का नज़र दोनों छोटे छोटे बच्चों पर पड़ता है और शिकारी उन दोनों छोटे बच्चों के पास चला जाता है और सोचता है कि मैं अगर इन दोनों बच्चों को मैं अपने घर लेकर जाऊंगा और पोस कर बड़ा कर दूंगा तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। इन दोनों को बेचकर शिकारी दोनों बच्चों को पकड़ने लगता है। तब एक छोटा बच्चा पंख मारकर वहां से फरार हो जाता है और शिकारी दूसरे बच्चों को पकड़ लेता है और उसे घर लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद एक स्वामी जी आते हैं और छोटा चिड़िया को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे लेकर
अपने आश्रम में चले जाते हैं। एक दिन गांव के राजा भ्रमण के लिए निकलते हैं तो रास्ते में शिकारी का घर नज़र आता है और उसके घर जाते ही आवाज़ें आना शुरू हो जाता है। तुम कौन हो और बिना पूछे मेरे द्वार पर क्यों आए हो? इतना बड़ा शरीर लिए हो, कमा कर नहीं खा सकते हो। जाओ भागो, वरना मैं अभी अपने मालिक को बुलाऊंगा और तुम्हें वह लाठी भाला गोली बंदूक मारकर अभी तुम्हारा कत्ल कर देंगे। जाओ भागो अभी। यह सब बात सुनकर राजा वहाँ से तुरंत वापस लौट जाते हैं। राजा साहब को रास्ते में बहुत ज़ोर से प्यास लग जाती है तो उनको आश्रम दिखाई देता है और वहाँ चले जाते हैं। वहाँ से भी आवाज़ें आना शुरू हो जाती। स्वागतम है आपका हमारे इस आश्रम में। आप जो भी हैं हमारे मेहमान हैं और मेहमान भगवान का रूप होते हैं। इतना बात सुनकर राजा चौंक जाते हैं और उस पक्षी के पास पहुंचकर बोलते हैं, पक्षी एक जैसा और व्यवहार अलग अलग, ये कैसे? फिर पक्षी बोलती है, आप यह क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका कहने का क्या मतलब है, मुझे बताइए। राजा के साथ जो कुछ भी हुआ था सारी बातें बता देता है। तब पक्षी को समझ में आ जाता है कि वह मेरा ही भाई है जो शिकारी उसे पकड़कर ले गया था। राजा सोचने लगता है यह सब संगत का प्रभाव है, यह स्वामी जी के साथ रह रहा है इसलिए इसे अच्छा स्वभाव और संस्कार मिला है, लेकिन वह एक शिकारी के साथ रह रहा है इसलिए उसे अच्छा स्वभाव और संस्कार नहीं मिल पाया है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपना संगत बहुत सोच समझकर करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं आपका प्यारा और चहेता तोता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास खूब शेयर कीजिए, खूब। जैसे कि बहुत दिन से जंगल में बारिश चल रही थी, जिन पक्षियों के पास राशन पानी जमा था उन्होंने तो अपना पेट भर लिया, परंतु जिन पक्षियों के पास राशन पानी नहीं था वह बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। सभी तरफ पानी ही पानी हो चुका था। ऊपर से बहुत ठंड पड़ रही थी। तेज हवा के झोंका आता तो सारे पक्षियाँ कांपने लगती हैं। घोंसला भी भीग गया था। हर तरह से सन्नाटे छाया हुआ था। बारिश के बूंदे पत्ते पर गिरने लगी। इधर चांदनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी थी। घर के सारे अनाज खत्म हो गया था। मुझे बच्चों से चिंता हो रही थी, अब मैं क्या करूं? भूख के मारे चांदनी के बच्चों को बुरा हाल हो चुका था। ऊपर से जीवन में बारिश। बच्चों ने पहली बार बारिश देखा है। जब भी बिजली कड़कती बच्चों अपने माँ के पास जाकर बैठते और बिजली के कड़कना बंद हो जाते तो अपने माँ के पास जाकर बैठ जाते। बारिश को देखने लगते हैं। दरवाजे पर बच्चों को बैठकर बारिश देखने में बहुत मज़ा आता था। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा, अभी अभी रुक जाओ, मैं तुमको खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। ऐसा कहकर चांदनी चिड़िया दरवाजे पर बैठ गई। जब तक मैं नहीं आती तब तक तुम लोग घोंसला से बाहर मत निकलना। बाहर बहुत खतरा है। मोनू, तुम अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखना, मैं जल्द वापस आती हूँ। ऐसा कहकर चांदनी चिड़िया वहाँ से तेज बारिश में भीगती हुई निकल गई। उसे अपने बच्चों को भूख जो मिटानी थी। अब मैं कहाँ जाऊँ?
अब मुझे कहाँ पर अनाज मिलेगा? थोड़ी देर सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आया। मैं ऐसी करती हूँ, प्रियांशु कौवा के पास चली जाती हूँ। वो हवा से मेरी मदद करेंगे। प्रियांशु कौवा के घोंसले तो बहुत दूर है, हमें कैसे भी करके चलना ही पड़ेगी। ऐसा कहकर प्रियांशु कौवा के घोंसले की ओर निकल गई। टूनी अपने पति के साथ बैठी हुई थी अपनी घोंसला में। तुम परेशान क्यों होती हो टूनी? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली थोड़ी ना हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और रहा बात बारिश का, अगर बारिश ही ना होगा जंगल में अकाल पड़ जाएगा। 8-10 दिन तक चले इतना तो अनाज जमा कर ही लिए हैं। 2-4 दिन तक बारिश चलती है तभी मुझे कोई आपत्ति नहीं बा। उन दोनों में बातें चली रही होती हैं, तब दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ें आने लगी। कौन है? प्रियांशु भैया, मैं हूँ चांदनी। पहले मुझे देखने दो, आखिर वह यहाँ पर क्यों आई? प्रियांशु भैया, मैं इधर भीग रही हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलिए ना। भैया दरवाजा खोल देते हैं। चांदनी बहन, तुम बारिश में क्यों भीग रही हो? अंदर आ जाओ ना। प्रियांशु भैया, मैंने जो अनाज रखा था वो सब खत्म हो गए। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। अगर आप मेरी दीदी अनाज दे देते तो बहुत मेहरबानी होती। टूनी चिड़िया कहती है, टूनी, तुम जरा चुप रहोगे? टूनी अपने घर के अंदर चली जाती है। और चांदनी, तुम्हें मांगने की कोई जरूरत नहीं है। टूनी के बात की ओर ज्यादा ध्यान मत दो, आखिर तुम्हारा भाई का ही घर है। तुम्हें जितना अनाज चाहिए तुम उतना अनाज दे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु भैया, मुझे सिर्फ 1 दिन का अनाज चाहिए। मैं इसे 12 छूटों तक लौटा दूंगी। बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? अब रुक जाओ, मैं अनाज ले आता हूँ। ला कर चांदनी चिड़िया को। प्रियांशु भैया, अब मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे घर पे अकेले ही हैं। घर की तरफ चली, घर पहुँच जाती है। चांदनी चिड़िया अपने बच्चों को दाना दे देती है और खुशी खुशी से रहने लगते हैं। चांदनी, तुम बहुत बेईमान हो। हम दोनों जंगल से दाना लाते हैं, तुम केवल अपने बच्चों को खिला देती हो। तुम्हारे बच्चे मोटे ताजे हो गए, मेरे बच्चों को देखो कितने दुबले पतले हो गए। नहीं टॉमी, तुम्हारे बच्चों को दाना डालती हूँ तो वो नहीं खाते हैं, कहते हैं मुझे अच्छा दाना खिलाओ। मुझ में कोई गलती नहीं है, तुम्हारे बच्चे अपने ही गलती से दुबले पतले हुए हैं। चांदनी झूठ बोल देती है और फिर दोनों अगले दिन दाना के लिए निकल जाते हैं। शाम को दोनों दाना लेकर वापस लौट आते हैं। सारा दाना अपने बच्चों को खिलाने लगती है। देखो बच्चों, तुम सब खाकर जल्दी बड़े हो जाओ, तब हम सब मिलकर टॉमी और उसके बच्चों को घर से बाहर कर देंगे। कुछ दिन में चांदनी के बच्चे खा खा कर मोटे ताजे और बड़े हो गए, लेकिन टॉमी के बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल पाने के कारण वह दुबले पतले ही रह गए। माँ, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ। माँ, माँ, मुझे खाना खिलाओ। टॉमी अपने बच्चों को भूखा देखकर रोने लगी और घर के अंदर देखी
घर के अंदर देखी तो दाना खत्म हो चुका था, क्योंकि चांदनी अपने बच्चों को पहले ही खिलाकर खत्म कर दी थी। टॉमी चांदनी के पास जाती है और कहती है, चांदनी दाना कहाँ है? मेरे बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं, उसे खिलाना है, बताओ जल्दी दाना कहाँ है? टॉमी तुम यह क्या बोल रही हो? मैं शाम को ही तुम्हारे बच्चों और मेरे बच्चों को दाना डाल दी हूँ। यह बात सुनकर टॉमी चांदनी पर क्रोधित हो गई। दोनों में बहस हो गया। कुछ देर बाद टॉमी जंगल से भोजन लाकर खिला देती है, तब बच्चों लोगों का जान वापस लौटी। अगले दिन बहस होने के कारण चांदनी टॉमी और उसके बच्चों को घर से बाहर करने लगती है। तुम और तुम्हारे बच्चे अभी इस घर से निकल जाओ, वरना हम और हमारे बच्चे मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। चांदनी और उसके बच्चे मजबूत होने के कारण टॉमी और उसके बच्चों को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल देते हैं। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने से कमजोर आदमी को कभी भी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है और कर्म का हिसाब जरूर लेता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को खूब शेयर कीजिए, खूब अपने दोस्तों में। लव यू। राजा साहब एक दिन कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक शिकारी दिखा जो पिंजरों में कई सारे तोते बेच रहा था। राजा साहब शिकारी के पास गए। मुझे एक तोता खरीदना है, बताओ तुम एक तोते का कितना पैसा लोगे? शिकारी ने बोला, राजा साहब आपकी जो मर्जी करे वो दे देना, मैं आपको तोता दे दूंगा। राजा साहब तोते के बदले शिकारी को कुछ पैसा दिए और वहां से तोता लेकर अपने घर चले आए। पिंजरों के साथ ही राजा साहब ने तोते को अपने छत के ऊपर रख दिए। कुछ दिन बाद वहां पर एक बाहरी तोता आया और पिंजरों के तोते से कुछ बातें करने लगा। अब वह तोता रोज रोज आने लगा और उस तोते से प्यारी प्यारी बातें करने लगा। कुछ दिन बीत गया और दोनों तोते में प्यार हो गया। 1 साल बीत गया। वह तोता रोज आता और साथ में खेलता, साथ में खाता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों तोता चुपचाप बैठ गए और ना ही कुछ खा रहे थे, ना ही खेल रहे थे, और दोनों तोता बहुत उदास थे। राजा साहब ने उन दोनों को उदासी देखकर कुछ समझ नहीं पाए और खाने के लिए कुछ फल डाल दिए। लेकिन वो दोनों तोता में से किसी ने हाथ तक भी नहीं लगाया। एक प्रकार से वह दोनों तोता अनशन पर थे और बाहर वाला तोता वादा किया था, इस पिंजरे से जब तक हम तुम्हें आजाद नहीं कराते तब तक हम दोनों कुछ नहीं खाएंगे। ऐसा 3-4 दिन बीत गया। तब जाके राजा को समझ में आया कि शायद अंदर वाले तोते को बाहर वाले तोते से प्यार हो गया है और वह आजादी चाहता है। राजा ने पिंजरे वाले तोते को आजाद किया। वो दोनों तोता आपस में गले मिलकर बहुत देर तक रोए। कुछ देर बाद दोनों तोता आसमान में उड़ने के लिए कोशिश करने लगे, लेकिन बहुत दिनों से पिंजरे में बंद होने के कारण वह तोता उड़ना भूल गया था और नहीं उड़ पा रहा था। लेकिन सच्चा प्रेमी तो सच्चा प्रेमी होता है। बाहर वाले तोते पिंजरे वाले तोते को बहुत देर सिखाया उड़ने के लिए। आखिरकार दोनों तोता उड़ने लगे और बहुत खुश थे आसमानों की सैर करते हुए। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम सब की जिंदगी में सच्चा प्रेम करने वाला कोई होना चाहिए, जो कि हर मुश्किलों में आपके साथ
खड़ा हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को खूब शेयर कीजिए, खूब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहाँ 2 अंडे भी दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वे बड़े मज़े से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल पक गया था और कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे सहम गए थे और किसान की बातों से सभी परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बातें बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता है कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही बातें सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई न हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसा को तैसा देख बुदबुदाने लगा और सोचा, ऐसा करता हूँ कि कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली और परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने यह बात बताई तो वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात में हमें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि किसान का रिश्तेदार आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उसकी माँ की हर बातें सही हो रही है। अगले शाम किसान जब खेत आया तो खेत की वही स्थिति देख बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए नहीं आते हैं। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूंगा। चिड़िया के बच्चों ने यह बताया तो वह बोली, बच्चों, अब समय आ गया है ये खेत छोड़ने का। हम आज रात ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़ने को तैयार है। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार किसान की कटाई के लिए दूसरे पर निर्भर था। दूसरों को कहकर उसने अपना काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने यह जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली है, इसीलिए वह अवश्य आएगा। अब चिड़िया के बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए और उन्हें उड़ान भी सीख लिया था। फिर उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे खेत की फसलें कटने से पहले ही चिड़िया सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर कभी भी आश्रित नहीं होना चाहिए। जैसे किसान जब तक दूसरे पर निर्भर था, उसके खेत की कटाई नहीं हो पा रही थी। जब वह ठाना कि मैं अपना काम खुद करूँगा, तब उसके खेत का कटाई हो गया। एक घने जंगल में बहुत सारे पक्षियाँ हंसी खुशी रहती थी। उन सभी पक्षियों के बीच एक दूसरे जंगल से टुनटुन चिड़िया उस जंगल में प्रवेश की। उन सभी पक्षियों को हंसी खुशी देख टुनटुन चिड़िया को बहुत बुरा लगता है और उन सभी पक्षियों के बीच दरार लगाना शुरू कर देती है। टुनटुन चिड़िया को एक काला कौवा नज़र आता है
और उसके पास जाती है और बोलती है, तुम इस जंगल के सबसे काले पक्षी हो और तुम्हारे ही जंगल में हंस सफ़ेद और गोरा और सबसे खूबसूरत दिखने वाला पक्षी रहता है और तुम उसे इस जंगल से बाहर क्यों नहीं कर देते हो। काला कौवा को टुनटुन चिड़िया का यह बात बहुत अच्छा लगता है और कहता है, हाँ टुनटुन चिड़िया, मुझे इस जंगल से हंस को बाहर कर देना चाहिए। वह हमेशा मुझे चिढ़ाता रहता है और काला काला कहता है। यह सब बात कहकर टुनटुन चिड़िया उड़ जाती है और काला कौवा जंगल से बाहर करने के लिए हंस के पास जाने लगता है। फिर टुनटुन चिड़िया हंस के पास पहुंचती है और कहती है, तुम्हारे ही जंगल में बहुत बदसूरत काला कौवा रहता है, तुम उसे इस जंगल से बाहर क्यों नहीं फेंक देते हो। हंस को टुनटुन चिड़िया का बात बहुत अच्छा लगा और सोच समझकर हंस ने जवाब दिया, टुनटुन चिड़िया, आपका बात बिल्कुल सही है, मुझे उस काले कौवा को अभी और तुरंत निकाल कर फेंकना चाहिए। और फिर ये सब बात कहकर टुनटुन चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और हंस काले कौवा के पास जाने लगता है। कुछ देर बाद काला कौवा और हंस का सामना एक दूसरे से हो जाता है। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। बहुत झगड़ने के बाद हंस बोलता है कि तुम इस जंगल के सबसे काले पक्षी हो और सबसे बदसूरत पक्षी हो, तुम्हें इस जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए। फिर काला कौवा को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, नहीं, तुम इस जंगल के सफ़ेद और गोरे पक्षी हो, तुम्हें इस जंगल से बाहर जाना चाहिए, न कि मुझे। फिर दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। काफ़ी देर झगड़ने के बाद काला कौवा कहता है, कौन जंगल में रहेगा और कौन नहीं रहेगा, इसका फैसला पक्षियों का राजा करेंगे। चलो पक्षियों के राजा के पास चला जाए और वही बताएंगे कि किसको जंगल में रहना है और किसको नहीं रहना है। हंस और काला कौवा पक्षियों के राजा के पास निकल जाते हैं। टुनटुन चिड़िया एक डाली पर बैठकर एक दुर्बल और कमजोर चिड़िया को देख रही थी। वह चिड़िया इतना कमजोर थी कि उसे एक डाली भी पकड़ा नहीं जा रही थी। तब टुनटुन चिड़िया उसके पास जाती है और बोलती है, तुम कितने कमजोर पक्षी हो, तुम्हें एक डाली भी सही से नहीं पकड़ा जा रहा है, तुम्हें इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं है। मेरे जंगल में बहुत ताकतवर पक्षी रहते हैं और वह इस डाली से उस डाली पर आसानी से चले जाते हैं और तुम सही से एक डाली को भी नहीं पकड़ पा रही है, इसलिए जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। यह सब बात बोलकर टुनटुन चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और दुर्बल चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और पक्षियों के राजा के पास पहुँच जाती है। टुनटुन चिड़िया कुछ दिनों में ही बहुत सारे पक्षियों के बीच झगड़ा लड़ा चुकी थी। सभी पक्षियाँ पक्षियों के राजा के पास पहुँच जाते हैं और अपना अपना दुख दर्द बताने लगते हैं। काला कौवा उत्तर देता है, राजा साहब, हम सभी पक्षियों में से सबसे सफ़ेद और गोरा और सबसे खूबसूरत पक्षी हंस है, उसे इस जंगल से बाहर रहना चाहिए, हम लोगों के साथ नहीं रह सकता है। फिर हंस उत्तर देता है, राजा साहब, हम सभी पक्षियों में से सबसे काला और बदसूरत पक्षी कौवा है, उसे इस जंगल से बाहर फेंकिए। तब राजा साहब को बहुत गुस्सा आता है और सभी पक्षियों को डांट फटकार करने लगते हैं और बोलते हैं, हम सभी पक्षियाँ बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम सभी पक्षियों के बीच झगड़ा हो, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है। तब दुर्बल चिड़िया बोलती है, राजा साहब, हम सभी पक्षियों के बीच एक दूसरे जंगल से पक्षी आई हुई है और वह हम सभी पक्षियों का हंसी नहीं देख पा रही है और वही हम लोगों के बीच दरार डाल रही है। तब राजा साहब को सारी बातें समझ में आ जाती है और उस चिड़िया को पता लगाकर उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाता है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी
दूसरे के खुशी से नहीं जलना चाहिए। किसी झील के किनारे एक टोनी चिड़िया रहती थी। वह इतनी बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी कि अपना आहार भी नहीं खोज पाती थी। चांदनी चिड़िया उससे छोटी थी। टोनी को बहुत तेज की भूख लगी होती है। तभी टोनी अपनी छोटी बहन से जाकर बोलती है, छोटी, हमें बहुत तेज की भूख लगी है, तुम मेरे लिए कहीं से आहार ला दो, नहीं तो मैं भूखी मर जाऊंगी। चांदनी अपनी बड़ी बहन के लिए आहार ढूंढने चली जाती है। जाते जाते रास्ते में एक खूबसूरत सी नदी दिखाई देती है। तो चांदनी बोलती है, नदी तो बहुत ही अच्छी है और प्यारी भी। तब उसे रास्ते में एक सोनी चिड़िया मिलते हैं। तो चांदनी उसके पास जाती है और बोलती है, सुनो भैया, हमें आहार की जरूरत है, कृपया आप मुझे बता दीजिए कि कहाँ पर मिलेगा आहार। सोनू बोलता है, नहीं चांदनी, मैं आहार के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो चांदनी बोलती है कि आपके पास आहार है तो हमें दे दीजिए प्लीज, हम आपको कुछ दिनों में आपका आहार लौटा देंगे। तो सोनी चिड़िया बोलती है कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है। चांदनी बहन, तुम कहीं और जाकर देख लो अपनी बहन के लिए आहार। तभी चांदनी बोलती है, ठीक है सोनू भैया, अब मैं चलती हूँ अपनी बहन के लिए आहार। जाते जाते रास्ते में एक पेड़ दिखाई देता है। चांदनी वहाँ जाती है, तब इधर उधर देखती है, तब उसे आहार दिखाई देता है। तभी चांदनी दाना देखकर बहुत खुश हो जाती है और दाना के पास आकर अच्छी से देखती है। देखने के बाद वहाँ से दाना लेकर चली जाती है। जाते जाते अपने बहन के पास पहुँच जाती हैं और बोलती हैं, दीदी लो खाना खा लो, मैं आपके लिए आहार लाया हूँ, खा लो, खा लीजिए। तभी बड़ी बहन खाना खाने लगती हैं। दोनों बहन खाना खाकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। इसी झील के किनारे एक चुलबुली चिड़िया रहती थी। वह इतना बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी कि जल में गर्दन डालकर उन्होंने पकड़ने की शंकी थी, उसमें नहीं थी। इसी कारण कई दिन उसे भूखा ही रह जाना पड़। एक दिन झील के किनारे खड़ा होकर बुरी तरह से रोने लगी। उसके आंख से आंसू बह बह कर जमीन पर गिरने लगे। उसे इस प्रकार रोता हुआ एक टोनी चिड़िया उसके पास पहुंची और सहानुभूति पूर्वक उससे पूछा, चुलबुली बहन, तुम क्यों रो रही हो? चुलबुली बोली, मित्र, मैंने जीवन में अनेक पाप किए। अब जब इस बात का ज्ञान हुआ तो मैंने अपने प्राणों की आहुति दे दूं, इसलिए मैं समीप आई। चांदनी मछलियों को नहीं पकड़ रहा हूँ। इसके अतिरिक्त और भी चिंताजनक बात है कि वह कौन सी मित्र टोनी? चिड़िया ने पूछा। चुलबुली बोली, मुझे एक ज्योतिष ने बताया कि इस बार 12 वर्ष तक वर्षा का योग नहीं है। जल बिना हमारा जीवन कैसे बचेगा? यह झील तो कुछ समय के बाद सूखने लगेगा। इससे नए जल में रहने वाले जीव प्राणी भूमि पर चलने में भी सूक्ष्म है। वे तो यहाँ से कुछ दूर एक बड़े सरोवर में चले जाएंगे, पर तुम्हारे जैसे छोटे जीव और मछलियाँ क्या होगा? वो बेचारी तो तीसरी सारी मर जाएंगी।
जल प्राणियों की बताई तो वो सब भी चिंतित हो उठे। सारे जलचर चुलबुली के पास पहुँचे और उससे पूछा, चुलबुली बहन क्या किसी उपायों से हमारे प्राणों की रक्षा हो सकती है? चुलबुली बोली, यहाँ से कुछ दूर एक बहुत बड़ा सरोवर है, उसका पानी कभी नहीं सूखता है। अगर 24 वर्ष भी वर्षा न हो तो तब भी उस सरोवर में जल समाप्त नहीं होना है। वह बहुत गहरा सरोवर है, यदि सारे जलचर उसमें चले जाएं तो उनका जीवन बच जाएगा, अन्यथा सभी तड़प कर मर जाएंगे। यह सुनकर सारी मछलियां उदास हो गईं। तब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। हमारे तो पाँव ही नहीं है जिनसे हम चलकर वहां पहुंच सकेंगे। टोनी ने पूछा, चुलबुली बहन क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम सब जीवन बच जाएगी? उपाय तो है, चुलबुली बोली, और वह उपाय कि तुमसे एक जलचर प्रतिदिन मेरी पीठ पर बैठ जाए, मैं उसे ले जाकर उस सरोवर में छोड़ आऊंगा। इस तरह से एक एक करके सारे जलचर एक दूसरे सरोवर में पहुंच जाएंगे। अब मेहरबानी करके आप हमें उस दूसरे सरोवर में छोड़ आइए, हम आपका बहुत आभार मानेंगे। चांदनी मछलियां ने आग्रह किया। उस दिन से वह चुलबुली रोज एक मछली अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाती थी। कुछ दूर जाकर चांदनी मछलियाँ शिलाखंड पर पटक कर मारती और उसे तड़पाकर खा जाती थी और खाकर शिलाखंड से फिर वापस वो चली जाती थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की बहकावे में ना आए, अन्यथा हमारी ही हानि हो सकती है।